हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चैनल में चैप्टर वाइज मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ। आप चैप्टर वाइज थ्योरी चेक कर सकते हो। बोर्ड ने टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस को डिवाइड किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको टर्म 1 के चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। टर्म 1 में जैसा कि आपको पता है क्लास 12th में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्जन रीजन और केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैं बेसिकली ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चंस आपको कम से कम मल्टीपल चॉइस के कराऊंगा। जो सिंपल मल्टीपल चॉइस है चैप्टर 1 के क्लास 12th के, असर्जन रीजन भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो 3 क्लासेस में हम लोग एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे 3 क्लास में। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चंस क्वेश्चन आगे होंगे आपके सामने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर। देखो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम करें कि क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज थ्योरी जरूर आप कंप्लीट कर लें, ये जरूर ध्यान दें। आप चैप्टर 1 करने जाते हैं तो बेटा आपको थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, चैप्टर 2 कंप्लीट करने जाते हैं तो आपको थ्योरी कंप्लीट होनी, क्योंकि अगर आपको टॉपिक की थ्योरी क्लियर होगी तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से होते हैं। बिना थ्योरी रिवाइज किए, बिना टॉपिक किए आप क्वेश्चंस करने ना बैठे किसी भी चैप्टर के, इवन किसी भी सब्जेक्ट के। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, चीजें हो जाएंगी। चलिए, if a plastic rod rubbed with fur is made to touch 2 small pith balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। प्लास्टिक रॉड है, रब करा गया फर से और उनको 2 स्मॉल पिथ बॉल्स पे सस्पेंड करा दिया गया। पहले एक पे सस्पेंड कराया, फिर दूसरे पे सस्पेंड कराया। तो पहले एक पे टच कराया, फिर दूसरे पे टच कराया, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? कॉन्सेप्ट हमने बेटा बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ा हुआ है कि दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा। सेम चार्ज जब आ जाएगा तो वो एक दूसरे को लाइक करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज आया तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया। तो इसमें से रिपल्सन का कौन सा डायग्राम शो कर रहा है? बी पार्ट। बी पार्ट देखो दूर भाग रही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपके सामने आ गया। ठीक, पहला क्वेश्चन सबसे क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। A comb runs through one's dry hair, attract small bits of paper. This happens because, देखो ये हमने चार्जेस, इंडक्शन चार्जेस बाय फ्रिक्शन में पढ़ा था प्रॉपर्टी, अगर मुझे ध्यान से आ रही है तो। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोड्यूस करते हैं या चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो 3 तरीके बताए थे आपको, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। तो फ्रिक्शन में था, और फ्रिक्शन में आपको बताया गया था कि ये प्रॉपर्टी कब आती है, जब ये पोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट है कॉम्ब इज अ गुड कंडक्टर, नहीं भाई। पेपर इज अ गुड कंडक्टर, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। कॉम्ब possesses मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी नहीं हो सकता था। द एटम इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, बिल्कुल सही बात है। यही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? कि ये पोलराइज हो जाता है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge. Then एक को प्लस दिया, एक को माइनस दिया, व्हाट विल हैपन? माइनस करने का मतलब क्या? आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। प्लस करने का मतलब क्या? उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास घटेगा बढ़ेगा? पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो उसका मास क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। है कोई ऑप्शन? स्फीयर बी सेम मास एज ऑफ ए इक्वल अमाउंट नेगेटिव चार्ज। तो स्फीयर बी को आपने नेगेटिव दिया है, तो ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल। नहीं, मास ए इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बी डिक्रीज नहीं होगा नेगेटिव चार्ज है, तो बी इंक्रीज। डी पार्ट, मास ऑफ बी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
कॉन्सेप्ट समझ आया? तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। फोर्थ क्वेश्चन पे, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, सीधा पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थ्योरी में पढ़ाया है, कहीं लिखा हुआ है? हाँ जी, डी पार्ट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। सही बात है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, देखो मजा आ रहा होगा, आज केवल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ये पूरी मैं, ये जो आपके सामने शीट है, ये पूरी आपको मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, और ये पूरी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 दिनों में, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखो, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं इसमें, असर्शन रीजन भी है, सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे 3 दिनों में। आज मैं, क्योंकि पहला दिन है, इसलिए केवल 20 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमें करना था, इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है। चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम, क्यू कितना दे दिया आपको? 1 नैनोकूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपके ऑप्शन है। तो देखो, अगर आपको क्यू दे दिया जाता है तो मुझे क्यू मिल गया, क्यू इक्वल 1 नैनोकूलम मिल गया। नैनोकूलम का मतलब 10 की पावर -9 कूलम। सही बात है। ई हमको पता होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। एन चाहिए, सीधा फॉर्मूला लगाया क्यू इक्वल एन ई, तो एन इक्वल निकाल लिया क्यू अपॉन ई। कैलकुलेट कर लो वैल्यू, 10 टू द पावर -9 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। -19 -9 मतलब 10 हुआ, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बचेगा? 10/16 हो जाएगा। 10/16 इंटू 10 टू द पावर 10, ये कितना आया? 16 6 जा 0.625 इंटू 10 की पावर 10 है। कोई ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ओ, फिफ्थ मिल रहा है? हाँ, -19 कहीं कैलकुलेशन फॉल्ट हुई है क्या? -19 -10 टू द पावर -9 था, तो ये ऑप्शन आपके पास 10 की पावर 10 है, 6.25 आ रहा है ना, 6.25 इंटू 10 की पावर 9, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। सिक्स्थ पे आओ, चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 and it is used to charge another body by induction. Charge on the second body is found to be Q2. After charging, then charge on a body is Q1, किसी बॉडी पे चार्ज Q1 है, it is used to charge another body by induction. इंडक्शन के थ्रू इसको चार्ज करना है, तो चार्ज ऑन द सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2. आफ्टर चार्जिंग, बेटा एक बात बताओ, मेरे पे Q1 चार्ज है, अब मान लो दूसरी बॉडी को चार्ज करें, तो इंडक्शन में क्या होता है, थोड़ा बहुत चार्ज निकल के जाता है, तो लेकिन तो मेरे से तो कम रहेगा ना दूसरे पे। तो अगर दूसरे पे मेरे से कम रहेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये रहेगा कि बाद वाली वैल्यू कम है, मेरी वाली वैल्यू ज्यादा है, तो मैं डिवाइडेड बाय बाद वाला 1 से तो ज्यादा ही आएगा, तो ग्रेटर और इक्वल, कौन सा? डी पार्ट। तो सिक्स्थ का डी पार्ट इज द राइट आंसर। सेवंथ, force F between two charges varies with distance r between them. F इक्वल क्या होता है? KQ by r स्क्वायर होता है ना, F इक्वल KQ1 Q2 by r स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल क्या आता है? 1/r स्क्वायर। अब अगर F और R में आपसे ग्राफ बनवाया जाए, तो थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता चला जाएगा, स्टीपर ग्राफ। मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। कौन सा पार्ट? सी पार्ट। तो सेवंथ का सी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इतनी दूर मत जाना। परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर।
तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू F। इसकी यूनिट निकाल लो, कूलम 4 पाई कुछ नहीं होती, मीटर स्क्वायर न्यूटन, तो कूलम स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1 है कहीं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। 9, the force of interaction between two charges Q1 Q2 is इतना, if charge Q minus 2 microcoulomb is added to each of the charges then the new force, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q1 हो जाएगा कितना 4, Q2 हो जाएगा कितना 0, अरे Q2 0 तो फोर्स 0, सीधा डायरेक्ट 9th का बी वर्ड 0 आंसर। भाई कैसे, आपने -2 6 में ऐड किया 4 आया, +2 में -2 ऐड किया कितना आया 0 आया, तो Q2 0 हो गया, Q1 4 हो गया, तो F इक्वल क्या होता है Q1 इंटू Q2, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 का आंसर आ जाएगा सीधा 9th 0 ऑप्शन। 10th, a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q and Q. The system of the three charges will be equilibrium if Q is equal to, डिक्टो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मेरा, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि चार्ज Q है, इसको सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस Q और Q के बीच में इसको रख दिया जाता है, यही कह रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें इसे निकालना पड़ेगा, तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे निकालते हैं तो इस सिचुएशन पे कंसेप्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन था आपका, एक Q है दूसरा Q है, इसके बीच में कहीं एक स्मॉल Q चार्ज रख दिया होगा। इक्विलिब्रियम भाई कहीं पे भी सोच लो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि नेट फोर्स 0। तो मान लो इस Q की बात करता हूँ मैं, A B C, तो इनके बीच के डिस्टेंस कुछ ही मान लो ये x है, सेंटर पे रखा है तो ये भी x होगा। इस Q पे एक फोर्स ये लगेगा, दूसरा फोर्स ये लगेगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो Q by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर प्लस Q इंटू Q by 4 pi epsilon naught x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 0। तो ये आ गया Q by 4 pi epsilon naught x स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर by 4 pi epsilon naught 4x स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए था, Q के बीच में रिलेशन चाहिए था, Q से Q कट गया, 4 pi epsilon ये कट गया, x स्क्वायर से कट गया, तो Q इक्वल क्या आ गया माइनस का Q by 4, है कोई ऑप्शन, -Q by 4, B इज द राइट आंसर। तो आपको 10th का B पार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे समझ आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा लग रहा है बेटा। ये मैंने अभी केवल आपको सैंपल दिया है कि इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं इसी तरीके से कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा आपको चैप्टर वाइज टर्म 1 का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, पढ़ना, ओके बेटा, थैंक यू।